सोचिए, एक सपना जो बंगाल की किस्मत बदलने वाला था, लेकिन वही सपना जब एक जिद में तब्दील हो गया तो उसने 34 साल पुरानी एक सरकार की जड़ें हिला दी। ये कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं थी। ये दुनिया में सबसे लंबे समय तक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार थी। तो आखिर सिंगूर और नंदीग्राम में ऐसा क्या हुआ कि भारत की सबसे ताकतवर लेफ्ट सरकार महज एक कहानी बनकर रह गई। ये कहानी है एक शख्स की जो अर्श से फर्श पर आ जाने की। ये कहानी है बुद्धदेव भट्टाचार्य की। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि कैसे एक पढ़े लिखे और सुधारवादी नेता का बंगाल को आगे ले जाने का सपना उसी की राजनीति के लिए एक ऐसा भूचाल बन गया जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 2000। पश्चिम बंगाल पर पिछले 23 सालों से लेफ्ट फ्रंट का एक छत्र राज था। एक ऐसा लाल किला जिसे कोई भेद नहीं पा रहा था। इस किले के सबसे बड़े सेनापति थे ज्योति बसु, जो लगातार 5 बार मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बना चुके थे। पर अब उम्र का असर दिखने लगा था और पार्टी को एक नए चेहरे की जरूरत थी। ये वो दौर था जब पश्चिम बंगाल अपनी औद्योगिक पहचान खोता जा रहा था। जो बंगाल कभी देश का इंडस्ट्रियल पावर हाउस हुआ करता था, अब वो बंद होती मिलें, हड़तालों और यूनियन की नकारात्मक राजनीति का पोस्टर बॉय बन गया था। फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, निवेशक बंगाल से भाग रहे थे और बेरोजगारी आसमान छू रही थी। लेफ्ट की पारंपरिक नीतियां जो कभी गरीबों और किसानों के हक के लिए थी, अब राज्य की तरक्की में रोड़ा बनती दिख रही थी। इसी निराशा के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे बुद्धदेव भट्टाचार्य। 1 मार्च 1944 को कलकत्ता के एक पढ़े लिखे परिवार में जन्मे बुद्धदेव टिपिकल कम्युनिस्ट नेताओं जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो एक कवि थे, नाटककार थे और साहित्य से गहरा लगाव रखते थे। कोलकाता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बंगाली साहित्य में डिग्री ली थी। उनकी छवि एक ईमानदार, सादे और बुद्धिजीवी नेता की थी। वो मुख्यमंत्री के आलिशान बंगले के बजाय अपने 2 कमरों के पुश्तैनी फ्लैट में रहते थे। जब साल 2000 में ज्योति बसु ने सेहत की वजह से कुर्सी छोड़ी तो कमान बुद्धदेव भट्टाचार्य के हाथों में आई। भट्टाचार्य ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर बंगाल को डूबने से बचाना है तो उसे औद्योगिकरण की पटरी पर वापस लाना ही पड़ेगा। उन्होंने आते ही एक नारा दिया जो बंगाल का भविष्य तय करने वाला था। कृषि हमारा आधार, उद्योग हमारा भविष्य। यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह एक नई सोच का ऐलान था। एक कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कैपिटल और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा था। अपनी ही पार्टी के पुराने नेताओं के विरोध के बावजूद उन्होंने सुधारों की झड़ी लगा दी। वो इन्वेस्टर से मिल रहे थे, उन्हें बंगाल बुला रहे थे और सरकारी लाल फीताशाही को खत्म करने में जुट गए। उन्होंने आईटी सेक्टर पर जोर दिया और कोलकाता के पास सॉल्ट लेक सेक्टर 5 को एक नए आईटी की हब की तरह खड़ा कर दिया। देखते ही देखते बुद्धदेव भट्टाचार्य ब्रांड बुद्धा के नाम से मशहूर हो गए। एक ऐसा नेता जिसमें बंगाल की किस्मत बदलने का दम दिखता था। साल 2006 बुद्धदेव भट्टाचार्य भारी बहुमत से चुनाव जीतकर सत्ता में लौटे। ये उनकी नीतियों पर जनता के भरोसे की मुहर थी। अब वो अपने सबसे बड़े सपनों को सच करने के लिए तैयार थे और ये सपना था टाटा नैनो का। टाटा मोटर्स के चेयरमैन रतन टाटा ने दुनिया की सबसे सस्ती कार 1 लाख की कार बनाने की घोषणा करके ऑटोमोबाइल की दुनिया में सनसनी मचा दी। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये भारत के मिडिल क्लास के सपनों की सवारी थी। हर राज्य इस बड़े प्रोजेक्ट को अपना यहाँ लाना चाहता था। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस बंगाल के लिए एक सुनहरा मौका माना। उन्होंने पर्सनली रतन टाटा से बात की और उन्हें बंगाल आने के लिए मना लिया। 18 मई 2006 को बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि टाटा नैनो का प्लांट पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर में लगेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ऐसा लग रहा था मानो बंगाल में औद्योगिक क्रांति का नया सूरज उगने वाला है। सरकार ने रॉकेट की रफ्तार से काम करते हुए सिंगूर में करीब 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया। वादा किया गया कि इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां मिलेंगी। सरकार का तर्क था कि प्रोजेक्ट सिर्फ सिंगूर नहीं बल्कि पूरे बंगाल की अर्थव्यवस्था को दौड़ा देगा। मीडिया में बुद्धदेव एक विजनरी हीरो बन चुके थे जो बंगाल का दशकों पुराना औद्योगिक सूखा खत्म करने वाला था। लेकिन इस सुनहरे सपने की तेज रोशनी में एक अंधेरा कोना भी था जिसे शायद सरकार ने देखा नहीं या देखकर भी अनदेखा कर दिया। और वो कोना था सिंगूर की उपजाऊ जमीन और उस पर पलने वाले हजारों किसानों का भविष्य।
सिंगूर की जमीन कोई बंजर जमीन नहीं थी। यह हुगली जिले की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक थी, जहां साल में 3-3 फसलें लहलाती थी। यहाँ के किसान पीढ़ियों से इसी जमीन पर खेती करके अपना घर चला रहे थे। सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के नाम पर भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का इस्तेमाल किया और जमीन लेना शुरू कर दिया। कई किसानों ने मुआवजा लेकर खुशी खुशी अपना जमीन दे दी, लेकिन करीब 2000 किसान और उनके परिवार ऐसे भी थे जो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यह उनकी माँ है, उनकी रोजी रोटी और उनकी पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जबरदस्ती उनका सोना उगलने वाली जमीन छीन रही है। और यहीं पर कहानी में एक नए और दमदार किरदार की एंट्री होती है, ममता बनर्जी। 2006 के चुनाव में बुरी तरह हार के बाद ममता बनर्जी एक मजबूत राजनीतिक मुद्दे की तलाश में थी। सिंगूर के किसानों का दर्द उनके लिए संजीवनी बनकर आया। उन्होंने किसानों के लिए इस आंदोलन को अपना कंधा दे दिया और इसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। उन्होंने एक नारा दिया जो आने वाले सालों में बंगाल की राजनीति की पहचान बन गई, माँ माटी मानुष, माँ मिट्टी और इंसान। यह नारा बुद्धदेव के उद्योग हमारा भविष्य नारे पर एक सीधा हमला था। ममता ने इसे विकास बनाम विनाश की लड़ाई बना दिया। उन्होंने कहा कि वो विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो खेती की जमीन को उजाड़कर होने वाले औद्योगिकरण के खिलाफ है। देखते ही देखते सिंगूर एक राजनीतिक अखाड़े में बदल गया। किसानों का विरोध सत्याग्रह बन गया। सोशल एक्टिविस्ट, लेखक, कलाकार सब इस आंदोलन के साथ आ खड़े हुए। 25 मई 2006 को जब टाटा के लोग जमीन का सर्वे करने पहुंचे तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मामला तब और भी बिगड़ गया जब 3 दिसंबर 2006 को ममता बनर्जी ने इसी मुद्दे पर कोलकाता में 25 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। पूरे देश पर इसकी नज़र थी। बुद्धदेव सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो इस आंदोलन को सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट मान रहे थे। उन्हें यकीन था कि यह प्रोजेक्ट बंगाल के भले के लिए है, इसलिए इसे पूरा होना ही चाहिए। और यहीं से बुद्धदेव की जिद की कहानी शुरू होती है। सरकार ने बल प्रयोग शुरू किया, प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चली और सिंगूर में तनाव हर पल बढ़ता गया। अभी सिंगूर की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि बंगाल एक और भयानक आग की चपेट में आ गया। ये जगह थी पूर्वी मेदिनीपुर जिले का नंदीग्राम। यहाँ भी कहानी जमीन की ही थी। बुद्धदेव सरकार इंडोनेशिया के सलीम ग्रुप के साथ मिलकर नंदीग्राम में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाना चाहती थी, जिसमें एक बड़ा केमिकल हब बनाना था। इसके लिए करीब 10,000 एकड़ जमीन लेने का प्लान था। सिंगूर से सबक लेते हुए नंदीग्राम के लोगों ने पहले ही मोर्चा खोल दिया। भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले हजारों गांव वाले एकजुट हो गए। उन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए सड़कें खोद दी ताकि पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां अंदर ना आ सके। नंदीग्राम एक तरह से आजाद इलाका बन चुका था। सरकार और गांव वालों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा था। और फिर आई वो तारीख जिसने बंगाल की राजनीति पर एक ऐसा काला धब्बा लगा दिया जो कभी नहीं मिट सका। 14 मार्च 2007। उस दिन सुबह पुलिस की भारी फोर्स नंदीग्राम में खोदी गई सड़कों को पाटने के लिए दाखिल हुई। इसके बाद जो हुआ उस पर आज भी अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन नतीजा एक ही था, हिंसा, खून और मौत। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयानक झड़प में पुलिस ने गोलियां चला दी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस फायरिंग में 14 लोग मारे गए और कई घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जो लेखक और कलाकार कभी बुद्धदेव भट्टाचार्य के फैन हुआ करते थे, अब वही उनके खिलाफ सड़कों पर थे। नंदीग्राम की घटना को अपनी ही जनता पर सरकारी जुल्म की तरह देखा गया। इसने लेफ्ट सरकार की छवि को वो नुकसान पहुंचाया जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाई। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बाद में सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें अंधेरे में रखा गया था और फायरिंग का आदेश उन्हें नहीं दिया गया। CBI जांच ने भी बाद में सरकार को सीधे तौर पर फायरिंग के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो राजनीतिक नुकसान होना था वो तो हो चुका था। नंदीग्राम की आग ने सिंगूर के आंदोलन में घी का काम किया। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं रह गई थी, ये लेफ्ट सरकार के 34 साल के अहंकार के खिलाफ एक जन आंदोलन बन चुकी थी। नंदीग्राम के बाद भी बुद्धदेव भट्टाचार्य को उम्मीद थी कि वो टाटा नैनो प्रोजेक्ट को बचा लेंगे। उन्होंने सिंगूर में फैक्ट्री का काम जारी रखा, लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने फैक्ट्री के चारों ओर घेरा डाल दिया। उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे फैक्ट्री तक सामान और मजदूरों का आना जाना नामुमकिन हो गया। बुद्धदेव सरकार ने ममता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। ममता इस बात पर अड़ गई कि फैक्ट्री के लिए ली गई जमीन में से
400 एकड़ जमीन उन अनिच्छुक किसानों को लौटाई जाए जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया था। टाटा मोटर्स के लिए यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो 400 एकड़ जमीन कार के पार्ट्स बनाने वाली छोटी कंपनियां, वेंडर्स के लिए थी। उनके बिना मेन फैक्ट्री चल ही नहीं सकती थी। ये जिद और टकराव का खेल महीनों तक चलता रहा। टाटा मोटर्स को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा था। एक तरफ बुद्धदेव भट्टाचार्य की जिद थी कि प्रोजेक्ट बंगाल से बाहर नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जिद थी कि किसानों की जमीन वापस मिले बिना वो नहीं हटेंगे। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसने बंगाल के औद्योगिक सपनों को चकनाचूर कर दिया। 3 अक्टूबर 2008 कोलकाता के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रतन टाटा ने भारी मन से ऐलान किया, वी आर लिविंग सिंगूर, हम सिंगूर छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के आंदोलन और असुरक्षित माहौल की वजह से अब इस प्रोजेक्ट को बंगाल में जारी रखना नामुमकिन है। ये बुद्धदेव भट्टाचार्य और उनकी सरकार की सबसे बड़ी हार थी। जिस नैनो प्रोजेक्ट को वो बंगाल के औद्योगिक पुनर्जन्म का प्रतीक बनाना चाहते थे, वही अब उनकी सरकार के ताबूत की आखिरी कील बन गया। रतन टाटा के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात आने का न्योता दे दिया, और कुछ ही दिनों में नैनो का प्लांट सिंगूर से गुजरात के सानंद में शिफ्ट हो गया। बंगाल बस देखता रह गया और लखटकिया कार का सपना गुजरात ले गया। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या बुद्धदेव भट्टाचार्य का सपना सही था पर उनका तरीका गलत? क्या एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए उपजाऊ जमीन लेना सही था, या फिर माँ माटी मानुष का आंदोलन बंगाल को तरक्की की राह से भटकाने वाली एक राजनीतिक चाल थी? हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। टाटा का सिंगूर से जाना सिर्फ एक कंपनी का जाना नहीं था, यह बुद्धदेव भट्टाचार्य का राजनीतिक इकबाल और लेफ्ट सरकार की साख का जाना था। सिंगूर नंदीग्राम आंदोलन ने ममता बनर्जी को बंगाल की सबसे बड़ी नेता बना दिया। उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में इसका पूरा फायदा उठाया और कांग्रेस के साथ मिलकर लेफ्ट के किले में बड़ी सेंध लगा दी। यह 2011 के विधानसभा चुनाव के महायुद्ध का ट्रेलर था। ममता बनर्जी ने परिवर्तन यानी परिवर्तन का नारा दिया। ये नारा बंगाल के गांव-गांव और शहर में गूंज उठा। जनता 34 साल के एक ही राज से बदलाव चाहती थी, और सिंगूर नंदीग्राम ने उन्हें वो वजह दे दी। जब 2011 के चुनावी के नतीजे आए तो वो एक राजनीतिक सुनामी साबित हुए। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ 34 साल से राज कर रहे लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से उखाड़ फेंका। ये एक युग का अंत था। सबसे बड़ा झटका खुद बुद्धदेव भट्टाचार्य को लगा। वो जादवपुर की अपनी पारंपरिक सीट से अपनी ही सरकार के एक पूर्व अधिकारी मनीष गुप्ता के हाथों 16,684 वोटों से चुनाव हार गए। जो नेता कुछ साल पहले तक बंगाल का भविष्य माना जा रहा था, उसे जनता ने पूरी तरह खारिज कर दिया। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कानून बनाकर सिंगूर की जमीन किसानों को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू की। टाटा मोटर्स इस मामले को कोर्ट ले गई। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण को ही गैर कानूनी ठहरा दिया और सरकार को जमीन किसानों को लौटाने का आदेश दिया। लेकिन यह कहानी का हैप्पी एंडिंग नहीं था। जब किसानों को उनकी जमीन वापस मिली तो वो खेती के लायक ही नहीं बची थी। फैक्ट्री बनाने के लिए उस पर कंक्रीट की मोटी परत बिछा दी गई थी। वो जमीन बंजर हो चुकी थी। आज भी सिंगूर में टाटा फैक्ट्री का वो विशाल अधूरा ढांचा एक भूतिया स्मारक की तरह खड़ा है, जो एक टूटे हुए सपने और एक कड़वी राजनीतिक लड़ाई की याद दिलाता है। अक्टूबर 2023 में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि टाटा मोटर्स को हुए नुकसान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को उसे ब्याज सहित 766 करोड़ रुपए का हर्जाना देना होगा। चुनाव हारने के बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य धीरे धीरे राजनीति और सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी के साथ अपने उसी पुराने 2 कमरों के फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी जीने लगे। लंबी बीमारी से जूझने के बाद 8 अगस्त 2024 को 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो आखिर बुद्धदेव भट्टाचार्य की विरासत क्या है? क्या वो एक विलन थे जिन्होंने अपनी जिद में किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की, या वो एक ट्रैजिक हीरो थे, एक दुखद नायक जिसका इरादा तो नेक था पर वो जमीनी हकीकत और राजनीति के दांव पेच को समझ नहीं पाया? इतिहास उन्हें शायद एक ऐसे नेता के रूप में याद रखेगा जिसने बंगाल को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का एक बड़ा और साहसी सपना देखा था। वो अपनी पार्टी की पुरानी सोच से आगे निकलकर वक्त के साथ बदलना चाहते थे। उनका मशहूर नारा डू इट नाउ, इसे अभी करो, उनकी उस बेचैनी को दिखाता है जो वो बंगाल के पिछड़ेपन को लेकर महसूस करते थे।
लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती शायद यही थी कि वो अपने सपने के जुनून में लोकतंत्र की सबसे जरूरी बात भूल गए, बातचीत और सहमति। वो ये समझने में चूक गए कि विकास का मॉडल ऊपर से थोपा नहीं जा सकता, उसे लोगों को साथ लेकर बनाना पड़ता है। उनकी एक नेक नियत हठ और राजनीतिक भूल में बदल गई, जिसकी कीमत न सिर्फ उन्हें अपनी कुर्सी खोकर चुकानी पड़ी, बल्कि उनकी पार्टी को 34 साल पुराना सत्ता गंवानी पड़ी। बुद्धदेव भट्टाचार्य की कहानी एक सबक है। यह बताती है कि राजनीति में कैसे एक सही इरादा भी अगर गलत तरीके से लागू किया जाए तो एक ऐतिहासिक भूल बन सकता है। यह कहानी एक जिद की तरह है, जिसने एक सपना तोड़ा, एक सरकार गिराई और एक राज्य की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया।